नमस्कार किसान भाइयों, मैं गौरव ठाकुर आपके बायर सेमिनिस्ट लाइफ के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का उद्देश्य हमारा टमाटर फसल की फसल प्रबंधन के बारे में जानना रहेगा। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कर्नाटका जी मौजूद हैं, जो बायर साइंस एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में हमारे लिए तकनीकी विशेषज्ञ का भूमिका भी निभाते हैं। आज का जो समय है वो टमाटर की फसल इसके बाद लगने वाली है, बिजाई करने वाले हो काफ़ी क्षेत्रों में। उससे पहले हम आपसे जुड़ना चाह रहे थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बायर क्रॉप साइंस एक दुनिया की बहुत बड़ी एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल स्पेस में काफ़ी बड़ा नाम है, और इसी के साथ साथ इसका बीज विभाग सेमिनिस आप हिमाचल और पूरे भारत क्षेत्र के किसानों को पिछले 100 साल से ज़्यादा बीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। हिमाचल में टमाटर की फसल सभी किसान भाइयों के लिए एक मुख्य आय का साधन है, और हम देखते आ रहे हैं कि पिछले 4-5 वर्षों से हिमाचल के टमाटर किसानों के लिए FDS टमाटर, जो कि आप लोग छुआरानुमा टमाटर कहते हो, उसका प्रचलन बढ़ रहा है। इसी कड़ी में बायर सेमिनिस का एक टमाटर अंसल को आपने पिछले 4-5 वर्षों से काफ़ी प्यार दिया, और हिमालय क्षेत्र के किसान इस टमाटर को पिछले 4-5 वर्षों से काफ़ी सराह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न अंसल के रिगार्डिंग ही है कि ऐसा क्या खास है इस टमाटर में जो ये किसानों की पहली पसंद बनता जा रहा है। तो सभी साथियों का जो इस फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जैसे आपने गौरव जी बात करी अंसल टमाटर के विषय में, तो मैं थोड़ा टमाटर की पृष्ठभूमि पर बात करूंगा, हिमालय क्षेत्र में किस तरह से हो रही है। तो आप जो हिमालय क्षेत्र में हमारे जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य है, और इसमें आप पाएंगे कि जो भी क्षेत्र 1500 से 1600 मीटर तक की ऊंचाई के हैं, वहाँ इस प्रकार के टमाटर की खेती प्रचलित हुई है और पुराने समय से भी चल रही है। तो पहले क्या था, फार्मर की ज़रूरतें जो थी वो थोड़ी सी अलग थी। वह गोल टमाटर पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि FDS या छुआरा टाइप टमाटर की जो मांग भी बढ़ी है और फार्मर उस तरह की खेती कर रहा है। अगर हम देखें अपने हिमाचल राज्य में, तो अपर हिमाचल की अगर बात करें तो कंडाघाट, सोलन, सिरमौर, इन इलाकों में टमाटर की खेती हो रही है। और लोअर हिमाचल में बल एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर टमाटर की खेती हो रही है। इसके साथ बंजार, कुल्लू अन्य इलाके हैं जहाँ टमाटर की खेती होती है। तो जैसा मैंने बताया कि पिछले कुछ समय से यहाँ टमाटर की रिक्वायरमेंट में परिवर्तन आया है। अभी FDS या जिसे हम लोकल भाषा में छुआरा टाइप का टमाटर बोलते हैं, ओवल शेप का जो होता है, उस तरह का टमाटर की मांग बढ़ी है और ये प्रचलित हुआ है। तो इसी श्रेणी में हमारा जिस अंसल टमाटर की आपने बात करी, वह उसकी लोकप्रियता का जो मूल कारण मैं समझता हूँ वो यही है कि जो ये फार्मर्स की रिक्वायरमेंट में परिवर्तन हो रहे थे, उन सभी परिवर्तनों को बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक अंसल टमाटर ने उनको निदान प्रदान किए हैं, उनकी समस्याओं की या उनकी ज़रूरतों का। इसलिए वह लोकप्रिय हुआ। और जैसा कि अभी इस समय पर आप देखेंगे कि हिमाचल राज्य का जो भी टमाटर किसान है, वो अपनी फसल जो है दूरस्थ मंडियों तक पहुंचाने में भी अब सक्षम है। ट्रांसपोर्ट के साधन इम्प्रूव हुए हैं, और भीषण गर्मी, जैसे जब टमाटर ये हमारा इस सीज़न का निकलेगा तो लगभग मई जून के आसपास लगभग अगर बल की बात करें तो 40 डिग्री टेम्परेचर तक यहाँ पहुँच जाता है। ऐसे में कोई टमाटर के फल का अपने ट्रक में लद कर जाना और वो गर्मी सहना, और उसके बाद भी फ्रेश रहना और मार्केटेबल रहना, तो ऐसा टमाटर चाहिए था इस क्षेत्र को, जो जिस टमाटर में विशेषता हो कि वो कठोर भी हो और उसकी शेल्फ लाइफ लंबी भी हो। तो अंसल उन ज़रूरतों को पूरा कर सका। अंसल एक ठोस टमाटर है और कह सकते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो जब आपका यह टमाटर दूरस्थ मंडियों तक जाता है, तो ना केवल किसानों को फ़ायदा हुआ, इसके साथ साथ जो व्यापारी जुड़े हैं उनको भी फ़ायदा हुआ, और जो छोटे व्यवसायी हैं जो टमाटर को आगे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, उन सभी को लाभ अर्जित करने में सहायता अंसल ने प्रदान करी है। तो मैं समझता हूँ मूल कारण तो एक ये है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब फार्मर अंसल की खेती करता है, अंसल का पौधे को अगर वह पहचानता है,
तो वो पाएंगे कि इसमें ब्रांचेस ज़्यादा आती हैं और एक मजबूत पौधा इसमें बनता है जिसमें चौड़ी पत्तियां हैं, डार्क ग्रीन कलर की हरे रंग की पत्तियां हैं। तो यह पत्तियां, ये जो पौधा है, यह मतलब एक सक्षम पौधा है जो विषम परिस्थितियों में भी, जैसे अगर मौसम गर्म है या पानी की शॉर्टेज भी है या कुछ भी कठिन परिस्थिति है, उस सब में एक अच्छा परफॉर्मेंस फार्मर को देता है। और इसमें आप पाएंगे कि जो फार्मर का खर्चा है अपना रोगों के बचाव के लिए, तो वह भी इसमें कम लगता है फार्मर का। तो एक तरफ यह अच्छी उपज दे रहा है, और अच्छी उपज देने का कारण हम कह सकते हैं कि एक तो इसमें हॉट सेट, जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है उस समय पर भी फूल का फल में परिवर्तन होना इसमें बहुत अच्छा है। तो आपको एक अच्छा लदान अपने पेड़ पर, पौधे पर दिखाई देगा, तो टमाटर ज़्यादा लगेगा। और जो टमाटर का साइज़ है, वह टमाटर का साइज़ भी एक समान रूप से रहेगा निरंतर तुड़ाइयों के बावजूद भी। तो यहाँ पर मैं अभी जब हम आगे चर्चा करेंगे अपने पोषक तत्वों की और रखरखाव की, वहाँ पर भी हम जानेंगे कि हम और इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितनी भी एनवायरमेंटल कंडीशन कठिन हो, लेकिन अंसल जो है अपना बराबर परफॉर्मेंस देता है। और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अंसल ने इस मार्केट में अपनी पहचान बनाई है। बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया हमारे किसान भाइयों के कि किस तरह अंसल की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। और साथ में हम ये भी सुनते आए हैं कि अगर आप अच्छी खेती करोगे या अच्छे किसान हो तो आप उन्हीं बीजों से अच्छा लाभ पा सकते हो। इसी कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहला स्टेप किसी भी क्रॉप के लिए उसका नर्सरी प्रोडक्शन है। तो नर्सरी प्रबंधन के बारे में आप किसानों को क्या जानकारी देना चाहोगे? तो अभी जैसे ये सीज़न आ रहा है जिसमें फरवरी माह से किसान भाई अपनी टमाटर की खेती शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारा है वो है एक अच्छी पौध तैयार करना। अगर हम अपने हिमाचल में देखें तो मोस्टली सभी फार्मर अपनी पौध खुद तैयार कर रहे हैं। बहुत कम फार्मर ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हैं किसी नर्सरी मैन पर जहाँ से वो सीधे पौध खरीद रहे हैं। तो सभी फार्मर अपना बीज लेते हैं और अपनी पौध बनाते हैं। कुछ बातों का अगर वो ख्याल रखें अपनी नर्सरी बनाते समय, तो एक इस तरह का पौधा वो पैदा कर पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे, जो खेत में जाकर एक जिसे कहते हैं सक्षम पौधा बने, जिसमें मोर्टेलिटी कम हो खेत में जाने के बाद, और धूप चाहे हवा तेज है, हर परिस्थिति से लड़ने में वो पौधा सक्षम होगा। तो हम इसमें ऐसा मान सकते हैं कि अगर एक सही पौधा फार्मर तैयार करता है अपनी नर्सरी में, तो लगभग अपना 50% काम उसने कर लिया कि पौधा जो है वो सही समय पर चलना शुरू होगा, उसके साथ साथ सही समय पर वो अपना फल देना शुरू करेगा। तो अगर हम देखते हैं सही पौधा है अगर नर्सरी का, तो बनस्पत की कोई कमज़ोर पौधा है उसके मुकाबला करें तो लगभग 10 से 15 दिन पहले आपका तुड़ान शुरू हो जाएगा अगर आपने सही पौधे की रोपाई अपने खेत में करी है। तो नर्सरी प्रबंधन की बात हम करते हैं तो नर्सरी जैसे मुख्यतः अगर बेस्ट टॉप नर्सरी की बात करें कि वो कौन सी है, तो हाईटेक नर्सरी आज के समय में बहुत प्रचलित है। हाईटेक नर्सरी में जिसमें हम प्रो ट्रेज में बिजाई करते हैं और इसमें सॉइललेस मीडिया यूज़ होता है, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही इसके लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इस तरह का पौधा तैयार किया जाता है। लेकिन अगर हम हिमाचल राज्य की बात करें तो यहाँ मुख्य प्रचलित तरीका नर्सरी उगाने का आइदर रेज्ड बेड है जिसमें हम उठे हुए बेड बनाते हैं, और या फिर क्यारी बनाकर फार्मर अपनी नर्सरी लगा रहा है। अगर हम इनका भी तुलनात्मक रूप से देखें, रेज्ड बेड और नर्सरी अपनी क्यारी में लगाना, तो हम पाएंगे कि रेज्ड बेड पे जब हम नर्सरी लगाते हैं तो हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज इम्प्रूव होता है और हमारा साथ साथ जो पौधे का रखरखाव है नर्सरी में वो भी बेहतर तरीके से हम कर पाते हैं। तो यहाँ मैं मुख्य तौर से नर्सरी बेड की जैसे कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे नर्सरी लगानी है उस पर ही जोर दूंगा। तो नर्सरी बेड के सबसे पहले हमें नर्सरी के लिए उपयुक्त स्थान देखना है कि कहाँ हमने अपनी नर्सरी करनी है। तो एक ऐसा स्थान जहाँ जो मुख्य खेत से दूर हो, जहाँ आपने रोपाई करनी है टमाटर की, उस खेत से दूर स्थान हमने चुनना चाहिए। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि जो हमारा मुख्य खेत होता है वहाँ पुरानी क्रॉप के अवशेष होते हैं,
जितने भी हम चाहे हमारी बीमारी वाले पौधे थे या पत्ते थे वो सब वहीं पर दबे होते हैं। उससे क्या है, वो ज़मीन संक्रमित होती है अन्य जीवाणुओं और विषाणुओं से। तो हमने एक ऐसे स्थान का चुनाव करना है जो इससे फ्री हो। और यह स्थान जो आप नर्सरी के लिए चुन रहे हैं वो स्थान मेनली एक ओपन एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दीवार से लगकर आपने अपनी पौधशाला तैयार करी या फिर आपने किसी पेड़ के नीचे नर्सरी लगाना शुरू किया। ऐसा हमने इसलिए अवॉइड करना है कि जितने भी पौधे हमारी पौधशाला में हैं उनको एक बराबर धूप और एक बराबर हवा पानी मिले। नहीं तो क्या होता है कि अगर कोई शेडेड एरिया है और कोई ओपन एरिया है तो सीडलिंग की जो ग्रोथ है वो अलग अलग तरह से हो सकती है, एक समान ग्रोथ नहीं होती। इसलिए हमने ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए। दूसरा, जो हमारा ये स्थान है वो पानी के स्रोत से नज़दीक होना चाहिए जिससे कि आपको सिंचाई करने में आसानी रहे। और यहाँ पर क्या है, अपने मिट्टी को भी आप उपचारित कर सकते हैं अपनी पौधशाला की, उसके भी विभिन्न उपाय आज की डेट में मौजूद हैं। और एक बार आपने मिट्टी उपचारित कर ली, उसको बारीक भुरभुरा करके ही आप उसके बाद उसमें बेड बनाएंगे। और बेड हमने जो बनाना है वो ज़मीन से कम 15 सेंटीमीटर उठा हुआ बनाना है। तो इस तरह से अगर बेड बनाते हैं तो 2 बेडों के बीच में एक नाली बनेगी। वो नाली इतनी चौड़ी होनी चाहिए जिसमें कि एक आदमी स्प्रे के लिए चल सके या जो भी वो कार्य कर रहा है इन बिटवीन घूम के बेडों के चारों तरफ देख सके। बेड की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो अगर स्टैंडर्ड से देखें तो 7 मीटर का जो बेड है, इससे ज़्यादा लंबा बेड हमने नहीं बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जो पानी, जो हमारा जितनी भूमि समतल है या हम कहेंगे कि पानी एक समान रूप से जा सकता है, वो लगभग 7 मीटर या उसके अंदर तक ही हम अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, बेड की चौड़ाई जो है वो लगभग 0.25 मीटर तक आप रखें, यानी कि 0.75 मीटर। वह ये इसलिए है कि आप बेड के दोनों तरफ बैठकर अच्छी तरह से अपने हाथ से हर एक पौधे को छू सकें, जिससे कि आप उसमें आपने क्या करना है, निरीक्षण करना है अपने पौधशाला में बीच बीच में कि कोई पौधा ऐसा तो नहीं है कि जिसको किसी कीड़े ने उसका ग्रोइंग टिप काट लिया है या फिर वो कमज़ोर चल रहा है या फिर वो पौधा किसी तरह से भी स्वस्थ नहीं दिख रहा। तो उस पौधे को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। और जब हम स्प्रे करते हैं तो भी हमारा हाथ दोनों तरफ से बैठ के हर एक पौधे तक जा सकता है। ऐसे में सिंचाई करना भी बड़ा सही रहता है कि बहुत ज़्यादा चौड़ा बेड नहीं है तो एक समान रूप से आप पानी उसको अपने बेड में दे सकते हैं। तो यहाँ जब हमने बेड तैयार कर लिए, इस बेड पर हमने हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींचनी हैं जहाँ पर हम बिजाई करेंगे। और बिजाई हमने ऐसे करनी है कि सिंगल सीड सोइंग करनी है, एक एक बीज को हमने गिराना है उन जो हमने लाइनें खींची हैं। यहाँ पर किसान भाई क्या है, थोड़ा सा समय बचाने के लिए कोई बुरकाव सा कर देता है बीजों का, या बीज गिराते भी हैं तो कहीं 2 बीज गिर जाते हैं, कहीं 3 बीज गिर जाते हैं। तो ये कंडीशन हमने जनरली अवॉइड करनी है। हमने क्या करना है, 2 बीजों को गिराते समय सिंगल बीज गिराना है और 2 बीजों के बीच का अंतर लगभग 2 सेंटीमीटर के हमने अंतर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि जब एक बार पौधा ग्रो करना शुरू करता है तो उसको स्पेस चाहिए, और अगर बहुत पास पास अगर आप बीज गिरा देंगे तो वो स्पेस पौधों को नहीं मिलता, तो उनकी बढ़वार सही से नहीं हो पाती। इस वजह से ये स्पेसिंग रखना 2 बीजों के बीच में अति आवश्यक है इसमें। और एक बार आपने सोइंग कर ली है और उसको अच्छे से ढक दिया है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पूरी नर्सरी में देखें जो प्रैक्टिस है वो है इरिगेशन की, कि हमने उसको पानी कैसे देना है। आप देखेंगे कि जैसे ही पानी की अधिकता होती है या पानी की कम पानी देते हो आप, तो पौधों की ग्रोथ इम्पैक्ट होती है, उस पर पौधों की ग्रोथ पे असर पड़ता है। जर्मिनेशन के टाइम पर भी आप देखेंगे कि अगर पानी सही से नहीं दिया है तो कभी कभी क्या होता है, बीच वाली बेड के बीच वाले हिस्से में जो बीज है वो तो पहले जम जाता है, कहीं कोने में नहीं जमता है या आगे पीछे बीज जमता है। तो पानी एक सार से और समान रूप से देना बड़ा आवश्यक है। और पानी की अगर अधिकता हो जाती है तो पौधा क्या होता है कि कई बीमारियां जैसे डैम्पिंग ऑफ, जिसे हम कमर तोड़ कहते हैं, इस तरह की बीमारियों का भी प्रकोप ज़्यादा होने लगता है। इसके साथ साथ जो जड़ों का विकास है वो भी पानी से जुड़ा हुआ है। जो शुरुआती चरण में जब पौधा बीज जो है पौधा निकलेगा बाहर बीज से, तो क्या होता है, बहुत छोटी जड़ होती है उसकी, और अगर हम उस समय ज़्यादा सिंचाई करते रहेंगे तो पौधे की जड़ को पास में ही पानी मिलता रहेगा। ऐसे में क्या होता है, पौधे की जड़ बढ़ती नहीं है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो हमने जो सही मात्रा में सिंचाई है उस मात्रा में करनी चाहिए, और जिससे कि पौधे की जड़ का भी विकास अच्छी तरह से हो सके। इसके साथ ही
कुछ प्रक्रियाएं हैं जो फार्मर ने अपने नर्सरी के दौरान जो प्रैक्टिस करनी चाहिए उनमें से एक है थिनिंग की प्रक्रिया। तो थिनिंग इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी हमारा, जैसे हमने शुरू में बात करी कि पौधा बीमार है या उसका ग्रोइंग टिप नहीं है या उसमें आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह से कमज़ोर है या 2 पास बीज गिर गए थे गलती से, तो इस तरह के जितने भी पौधे हैं हमने अपनी नर्सरी में से चुनकर बाहर निकालने हैं। और इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपका जब मुख्य खेत में रोपाई के दौरान कोई भी गलत पौधा, कोई भी बीमार पौधा आपके खेत में नहीं पहुंचेगा और सभी सक्षम पौधे पहुंचेंगे। उसके साथ साथ अगर किसी कारणवश आपके पौधे में नर्सरी में देखेंगे पौधे की ओवर क्राउडेडनेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा पौधे थे और पास थे, तो उनमें भी स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो बीमारियां जो नर्सरी में परेशान कर सकती थी या पौधे की सही वृद्धि नहीं हो रही थी जिस वजह से, उसमें भी आपको सहायता मिलेगी और पौधा अच्छे से चलेगा। तो ये थिनिंग की प्रक्रिया आप जरूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिस है, वो है हार्डनिंग की। तो हार्डनिंग की प्रक्रिया, हार्डनिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी नर्सरी में किसी पौधे को हाथ लगाते हैं, उसका तना छूते हैं, अगर वह लचीला है तना, तो आप पाएंगे कि ऐसा पौधा अगर खेत में जाएगा तो उसको सरवाइव करना बड़ा टफ होता है। वो शुरुआत में ही पौधा मर सकता है, उसके साथ साथ उसकी वृद्धि या बढ़वार उतनी जल्दी नहीं होती। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो पौधा खेत में जाए उससे पहले उसकी जो तना है वो हार्ड हो, कड़क हो। तो ये हार्डनिंग की प्रक्रिया भी हम पानी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए अब रोपाई के लिए पौधा तैयार हो रहा है, लगभग 25 से 30 दिन के अंतराल पे लगभग तैयार हो जाना चाहिए। तो उससे हफ्ते भर पहले आपने क्या करना है, उसका पानी रोकना है नर्सरी का। तो ये जब पानी आप रोकते हैं तो पौधा क्या है, पानी की डिमांड करता है, पानी मांगता है और वो अपना पत्ते जो है नीचे गिरा देता है, जिससे कि वो शो करता है कि अब मुझे पानी चाहिए। तो जब पौधा ऐसी स्थिति में आ जाए उस समय हमने अपनी नर्सरी को पानी देना है। तो इससे क्या होगा, जब हम पौधे को स्ट्रेस में डालेंगे, परेशानी में डालेंगे, पानी नहीं दे रहे, तो पौधे का ये रहेगा कि मैं किसी तरह से अपनी ऊर्जा इकट्ठी कर लूँ, ये कठिन समय है। तो पौधा इस समय क्या करेगा, अपनी सारी ऊर्जा, अपना फूड अपने तने में स्टोर करेगा। तो जब वो ये कार्य करता है पौधा, तो उसका तना जो है मजबूत हो जाता है। और ये हार्डनिंग स्पेशली बहुत सारे नर्सरी मैन इस्तेमाल करते हैं, मे बी कि कुछ फार्मर्स नहीं भी करते हैं, लेकिन वो इस तरह से अपनी नर्सरी में अपने पौधे को जो स्टेम है उसको मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर जब हम नर्सरी की बात कर रहे हैं तो एक स्पेशल बीमारी जिसका हमने जिक्र भी किया, डैम्पिंग ऑफ या कमर तोड़ की बीमारी जिसे कहते हैं, उसका भी जिक्र कर लेते हैं कि डैम्पिंग ऑफ ये बीमारी नर्सरी की मुख्य बीमारी है और पूरे हिमाचल क्षेत्र में जो भी किसान हैं सब परेशान हैं डैम्पिंग ऑफ से, क्योंकि इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो उसी समय नर्सरी खत्म हो जाती है जो फार्मर ने अपने खेत में लगानी थी, मे बी कि 10% लॉस हुआ, 20 की 50%, और अगर आप सही से नहीं रोकथाम कर पाए तो 100% लॉसेस भी इसमें देखने में मिलते हैं। दूसरा परेशानी ये होती है कि अगर आपने उस समय रीसोइंग भी कर दी, आपकी मान लीजिए कुछ नर्सरी खराब हो गई थी और उसको देखते हुए आपने फिर से टमाटर की बिजाई करी, तो ये जो गैप हो गया, ये गैप जब खेत में इतनी अंतराल पे आप अपनी रोपाई करेंगे, तो जो आपने प्लान किया था कि मैं भाई मई मंथ में मेरा प्रोडक्शन आ जाएगा और उस समय रेट हाई है और मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो वो आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि आपकी तुड़ाई ढीले हो जाती है और उससे भी हानि होती है। तो इसके लिए डैम्पिंग ऑफ की आप पहचान सभी किसान भाई पहचानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार लक्षण का जिक्र करते हैं कि इसका लक्षण जो पौधे का क्राउन एरिया है, उस एरिया यानी कि जो सतह से जो टच है ऊपर स्टेम का पार्ट, वहां से पौधा धागे नुमा बनकर नीचे गिर जाता है और पीला पड़ के सूख जाता है। तो यह बीमारी भी 2 चरणों में आ सकती है, एक जिसे हम बोलते हैं प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ या पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। प्री इमरजेंस मतलब कि जैसे ही अंकुरण हुआ बीज का और बीज उसी बाहर निकलने से पहले पौधा मर गया अंदर। दूसरा है कि पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ, कि जिसमें आप देखते हैं कि 3 पत्ती 4 पत्ती आ चुकी है पौधे में, स्टिल उसमें डैम्पिंग ऑफ या कमर तोड़ की प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें इसके उपाय, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसकी हमने आधी चर्चा हम एक्चुअली कर चुके हैं। जहां हमने थिनिंग की बात करी, या हमने पानी को सही से प्रयोग करने की बात करी, या हमने
पौधों की जो बीज की दूरी थी वो लगभग 2 सेंटीमीटर रखने को कहा। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जो डैम्पिंग ऑफ बीमारी को भी आने से रोकते हैं। इसके बावजूद भी अगर पानी संक्रमित है या मिट्टी में पहले से ही ये फंगस मौजूद है तो बीमारी पनप सकती है। इसके लिए बायर कंपनी का ही उत्पाद है एलिएट, जिसे आप 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से अपनी नर्सरी में प्रयोग कर सकते हैं। और इससे क्या है कि आप बीमारी आने से पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बीमारी आ भी चुकी है खेत में तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और बीमारी को वहीं पर यह रोकने में सक्षम है। तो इस तरह से आप अगर अपनी कुछ टिप्स यूज़ करते हुए अपनी नर्सरी मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि बहुत अच्छा आपका पौधा बनेगा और खेत में अच्छा चलेगा। नहीं डॉक्टर साहब, आपने बखूबी नर्सरी प्रबंधन के बारे में अच्छा बताया, और जैसे कि आपने कहा कि अगर अच्छी पौध बना ली है तो 50% काम आपका हो चुका होता है। तो अच्छी पौध के साथ साथ डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि एक पौधे को अच्छा खाना भी चाहिए रहता होगा। तो इस मामले इसमें आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में आप किसानों को क्या जानकारी देना चाहोगे? जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम किस तरह से अपनी खेत में प्रयोग करें फर्टिलाइज़र का। सभी किसानों का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है इसमें, और अपनी मिट्टी की अवस्था या जांच कराने के बाद ये फार्मर अपना निर्णय ले सकते हैं कि उनकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और किसका प्रयोग उनको करना चाहिए। तो यहाँ अभी जैसे हमने बिजाई की बात करी और पौधा तैयार किया, इसके बाद फर्टिलाइज़र को ध्यान में रखते हुए हम अंसल की भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेके आना चाहूँगा कि आप एक बार अंसल का पौधा अपने खेत में रोपाई करने वाले हैं तो कुछ विशेष ध्यान वो अवश्य रखें। जैसा अंसल में आपने पौधा जब आप जानते हो कि ब्रांचेज आती हैं, इसमें टहनियाँ शाखाएं निकलती हैं, और इसके साथ साथ पौधे की ऊंचाई भी अच्छी है और पत्ते भी चौड़े हैं, तो यानी कह सकते हैं हाई विगर वाला पौधा है। तो अगर हम इसको बहुत सघना यानी कि बहुत पास रोपाई करेंगे खेत में तो इनके बीच को पौधे को उतना स्पेस नहीं मिलेगा कि वो अच्छे से बढ़वार कर सके। तो मेरा सजेशन है कि जब आप अपना चाहे स्टेकिंग पे, जनरली सभी लोग स्टेकिंग पे कर रहे हैं, बांस लगाकर अपनी रोपाई करते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है कि 3 से 4 फीट का रो टू रो हमने स्पेसिंग कम से कम रखनी चाहिए, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो भी 1 से 1.25 फीट हमने मेंटेन करनी चाहिए। तो जब आप इतनी दूरी मेंटेन करते हो तो आप देखोगे कि जो फ्रूट सेट उसमें ज़्यादा फल लगता है और पौधा भी अपनी सही बढ़वार करता है। इसके साथ साथ जो बीमारियां जैसे फंगस फफूंदी से जो भी बीमारियां पत्तों पर या टहनियों पर या फलों पर आ सकती हैं, वो सारी बीमारियों के आने में भी मतलब रोकथाम करने में सहायक है ये दूरी। ऐसा इसलिए कि जब आप एक निश्चित दूरी रखते हैं 1 से 1.25 फीट की, तो बीच में हवा अच्छे से पास होती है, और साथ साथ जो जिस समय मौसम गर्म है उस समय क्या होता है कि 2 पौधों के बीच में माइक्रो क्लाइमेट भी बन जाता है। जैसे माइक्रो क्लाइमेट मतलब उन 2 पौधों के बीच में नमी जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगी, थोड़ा टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है, तो वो नमी जो है वो मेंटेन रहती है अगर सही स्पेसिंग हो, तो किसी भी तरह की पत्ते पर आने वाली बीमारियों का हमारी जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। फर्टिलाइज़र पे आते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपने एक बार अपना पूरा रोपाई के लिए पौधा तैयार है, अब आप बेड बना रहे हैं, तो उस समय जिसे हम बोलते हैं बेसल डोज, तो बेसल डोज की बात करते हैं। यहाँ फार्मर कई तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है। जैसे मैंने बोला बेसिकली सभी फार्मर का ध्यान 3 तरह के तत्वों पे रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, और इसका वो प्रयोग करते हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि गुणवत्तापूर्ण फर्टिलाइज़रों का उपयोग बहुत आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि हमारा जो मिट्टी का पीएच है वो लगभग न्यूट्रल पीएच पे कोई भी वेजिटेबल अच्छा ग्रो करता है। जैसे टमाटर के लिए भी लगभग 6.5-7 के बीच में जो भी हमारा पीएच अगर मिट्टी का है तो परफेक्ट है टमाटर ग्रो करने के लिए। अगर हम गुणवत्ता विहीन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपनी ज़मीन में करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या है मिट्टी की क्षारीयता या जिसे हम बोलेंगे ज़्यादा बेसिक मिट्टी होती जाएगी, पीएच जो है 7 के ऊपर चला जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप खाद ज़्यादा दे भी रहे हैं लेकिन पौधा जो है उसको मिट्टी से ले नहीं पाता, तो क्योंकि पीएच उसका ज़्यादा है।
तो हमने मेंटेन करना है कि हमारा जो भी हम खाद यूज़ करें वो गुणवत्तापूर्ण खाद हो और जो हमारी मिट्टी की क्षारीयता को ना बढ़ाए और पौधे में सफिशिएंट अमाउंट में डालने पर भी बेस्ट रिजल्ट दे। तो इसी श्रृंखला में मैं यहाँ यारा कंपनी के प्रोडक्ट्स का कुछ जिक्र करूँगा कि उनका टमाटर शेड्यूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें जो आपका प्रोडक्ट है वो डिफरेंट स्टेज वाइज हैं और जो पौधे की हर अवस्था पर सही पोषण पौधे को प्रदान करते हैं। तो जहाँ मैं बेसल डोज की बात कर रहा था, तो जब आपका रोपाई के लिए आप अपना बेड तैयार कर रहे हैं तो उस समय यारा मिला कॉम्प्लेक्स, तो ये लगभग 5 किलोग्राम प्रति बीघा अगर हम बात करें तो 1 बीघे में 5 किलोग्राम आपने ये डालना है। इसके साथ ही डीएपी, 1 बैग डीएपी आप ले सकते हैं उसमें 1 एकड़ में और लगभग 10 किलो रहेगा आपका 1 बीघा में डीएपी आपने यूज़ करना है। और एमओपी या एसओपी अपना जो है वो लगभग 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना है। इसके साथ ही जब रोपाई के 30 से 35 दिन हो जाएं उस समय हम अपना यारा मिला कॉम्प्लेक्स ये 5 किलोग्राम प्रति बीघा, इसके साथ यारा लीवा निट्राबोर ये भी 5 किलोग्राम प्रति बीघा, यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट, तो यूरिया 5 केजी और मैग्नीशियम सल्फेट 3 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आप मिट्टी में मिलाएं। और जब फूल से फल बनने की अवस्था आती है उस समय पर आप यूरिया 5 किलो, एमओपी 5 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 2 किलो प्रति बीघा की दर से खेत में डाल सकते हैं। ऐसे ही फल आने की अवस्था में जब फल लगने लगेगा तब हमने यारा लीवा नाइट्राबोर का प्रयोग करना है लगभग 5 किलोग्राम प्रति बीघा और इसके साथ यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट एमओपी तो ये भी 5-5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपने अपने खेत में डालना है। मुख्यतः देखा गया है कि जब एक बार फार्मर अपना फसल तुड़ाई करने लगता है तो फिर ज़्यादा देख रेख वो अपने फसल की नहीं करते। तो यहाँ फार्मर के लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा मान लीजिए हमने लाभ कमाना है अपनी खेती में, तो एक तो ये है कि भाई भाव बहुत ज़्यादा हो या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा हम उससे निकाल सकें। तो जो चीज़ हमारे हाथ में वो प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन पे हमने ध्यान देना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपका सही आकार का सही वजन का टमाटर आप आखिरी तक तोड़ पाते हैं तो आपका ईल्ड जो है अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ऐसे में बड़ा आवश्यक है कि जब तुड़ाई कर रहे हैं उस समय पर भी अपनी फसल का ध्यान रखें। तो हर दूसरी तुड़ाई के बाद आप यारा मिला कॉम्प्लेक्स 5 किलोग्राम प्रति बीघा, साथ में यारा लीवा नेत्राबोर ये भी 5 किलोग्राम प्रति बीघा और इसके साथ यूरिया 5 किलोग्राम और एमओपी 5 किलोग्राम तो प्रति बीघा के हिसाब से आप हर दूसरे तुड़ान में अपनी क्रॉप में डालें। इसके साथ साथ कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमने स्प्रे में देने चाहिए, जैसे कि ये है आपका जिंक। तो जिंक का प्रयोग हमने 2 बार करना है। तो पहला स्प्रे तो हमने 30 से 35 दिन बाद करना है ट्रांसप्लांटिंग के रोपाई के, और दूसरा स्प्रे हमने 55 से 60 दिन के बाद करना है। इसके लिए आप यारावीटा जिंट्रैक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें लगभग 0.5 से 0.75 ml प्रति लीटर की दर से अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही बोरोन का इस्तेमाल हम करना है। तो ये अपना बोट्रैक यारावीटा बोट्रैक का इस्तेमाल करें और ये हमने करना है फूल लगने के समय पर। तो ये 1 ml प्रति लीटर की दर से हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने फर्टिलाइज़र का शेड्यूल रखेंगे तो आप एक अच्छी फसल अपने खेत में ले सकते हैं। इसमें क्या है कि सभी 18 पोषक तत्वों की जो आवश्यकता पौधे को होती है वो पूर्ण होती है। साथ ही जैसा मैंने कहा गुणवत्तापूर्ण जो फर्टिलाइज़र है वो आपकी मिट्टी की क्षारीयता को भी नहीं बढ़ने देता। और जो फार्मर ड्रिप इरिगेशन के थ्रू अपनी फर्टिगेशन करते हैं खेत में, तो उनके लिए भी यारा के पास उनका एक टमाटो का शेड्यूल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से यूज़ करें फर्टिलाइज़र। आपने बहुत अच्छा बताया सर ये पोषक तत्वों के शेड्यूल, और बहुत अच्छा शेड्यूल किसान भाइयों के साथ शेयर हुआ है। आशा है कि किसान भाइयों ने नोट किया हो। और जैसे कि हम टमाटर की फसल की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात टमाटर के किसानों के लिए रहती है बीमारी और उसमें आने वाले कीट। तो डॉक्टर साहब मैं इस विषय में आपसे अच्छे से किसानों को जागरूक करने की गुजारिश करूंगा। और साथ ही मैं यहाँ पर हमारे जो हिमालय क्षेत्र है उसमें बैक्टीरियल विल्ट की समस्या हर साल पर साल बढ़ती आ रही है।
तो उससे कैसे हम समाधान पाएं, उसका क्या समाधान है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जो भी बीमारियां या कीट फार्मर को परेशान करते हैं टमाटर की खेती में, तो उनको जानना, उनके लक्षण पहचानना, ये हर एक किसान भाई के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और एक खर्चा जिसे हम बोल सकते हैं कि इस पे अलग से खर्चा है ये स्प्रे करना। तो जितना हमें बीमारी का लक्षण का ज्ञान होगा और सही स्प्रे का, दवाई का, केमिकल का ज्ञान होगा, तो हमारा ये खर्चा बचाने में सहायक होगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बात कि बीमारी के लक्षण सही समय पे पहचान कर सही समय पर उसका उपचार शुरू कर देना, या अपने एक्सपीरियंस से कि जिस मौसम में आपको पता है कि यह बीमारी आती है, उसके लिए भी शुरुआत से ही रोकथाम के उपाय करते चलना। तो अगर इस तरह से अपने इनिशियल मतलब एक शेड्यूल से आप फार्मर चलेगा और स्प्रेज और अपना ध्यान रखेगा, अदर देन स्प्रे भी कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो अपनाते हैं, उनका ध्यान रखते हुए फार्मर सही फसल ले सकता है और अपना स्प्रेज में जो खर्चा आता है उसको भी वो कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बीमारियाँ हैं उनका मैं मेंशन करूँगा उनको। जैसे कि जो पत्तों पे आने वाली जो दो मुख्य बीमारी हैं वो हैं अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। तो अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट भी हम जिसको बोलते हैं। तो झुलसा मतलब कि पौधा जो है पत्ता आपको एकदम काला दिखाई देगा, झुलसा हुआ दिखाई देगा, इससे झुलसा शब्द लिया गया है। तो यह दो बीमारियां भिन्न बीमारियां हैं। अगेती झुलसा एक अलग बीमारी है जो अल्टरनेरिया फंगस से होती है, और इसी के साथ पछेती झुलसा दूसरी बीमारी है जो आपकी फाइटोप्थोरा फंगस से होती है। तो इन दोनों के बीच को अंतर कर पाना, और क्योंकि ये बीमारियों के जो कारक हैं वो अलग हैं और जो एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए वो भी थोड़ा भिन्न है, और इनके जो केमिकल्स जिनके थ्रू ये कंट्रोल कर सकते हैं वो भी अलग हैं। तो हमने कंफ्यूज नहीं करना इन दो बीमारियों में, और इनको इनके नाम से पहचानना है, इनके लक्षण से इनको जानना है। तो सबसे पहले हम अर्ली ब्लाइट की बात करेंगे जिसे अगेती झुलसा हम बोलते हैं। तो जैसा कि बरसात का मौसम जब आता है, बारिशें शुरू होती हैं, उस समय पर इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है टमाटर की फसल में। और इसमें इसके लक्षणों की बात करेंगे तो जब आप पाएंगे कि जो पौधे के निचले पत्ते हैं, यानी कि जो पुराने पत्ते हैं, उनमें ही बीमारियों का प्रकोप शुरू होता है। इसमें पौधे के पत्ते के बीच में आपको एक पीले रंग का धब्बा दिखता है, वहाँ से बीमारी शुरू होती है। ये धब्बा बीच में कॉर्की यानी कि जिसमें कोसेंट्रिक रिंग बन जाती है, आप देखेंगे जैसे कछुआ छाप होता है उस तरह की रिंग उसमें बीच में दिखाई देंगी भूरे रंग की। और धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरा पत्ता सूखने लगता है और पूरा ये घेरा बढ़ता जाता है और लगभग पौधे का ऐसा दिखता है जैसे झुलस गया है। तो ये अल्टरनेरिया बीमारी है, और अल्टरनेरिया से होने वाली बीमारी है अगेती झुलसा। इसके लिए हम बायर के कुछ उत्पाद हैं उनका जिक्र करेंगे। तो ये आपने एक चक्र की तरह इस्तेमाल करने हैं, और ऐसा नहीं कि एक स्प्रे करना है, आपने एक सुरक्षा घेरा भी बनाना है, और साथ साथ अगर बीमारी आ गई है तो उससे भी आपको उसकी रोकथाम करनी है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जो पहला स्प्रे करेंगे वो एंट्राकॉल का करेंगे। एंट्राकॉल बायर का ही उत्पाद है, और ये लगभग हमने जो इसकी डोज रखनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 100 ग्राम प्रति बीघा में हमने इसका स्प्रे करना है। और डिपेंडिंग कि अभी बीमारी है या बीमारी की सीवियरिटी कितनी है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है तो एंट्राकॉल के स्प्रे के लगभग 5 से 6 दिन बाद हमने दूसरा स्प्रे करना है, और अगर सीवियरिटी नहीं है तो आप उसको 10 से 15 दिन के अंतर पे भी कर सकते हैं। तो पहला स्प्रे एंट्राकॉल का करना है, उसके बाद बुनोस। तो बुनोस का स्प्रे आप 50 ml प्रति बीघा के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद अपने तीसरा स्प्रे नेटिवो का करना है। तो नेटिवो का लगभग हमारा 20 से 25 ग्राम प्रति बीघा की दर से हमने स्प्रे करना है। तो ये चक्र अपनाना है हमने। सबसे पहले एंट्राकॉल किया, फिर उसके बाद बुनोस किया, और उसके बाद फिर नेटिवो किया। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो अल्टरनेरिया बीमारी को हम अगर नहीं आई है तो हम उसको एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं अच्छी, और आ गया है तो भी हम उसको रोकथाम करने में हमारी ये मदद करेंगे। इसके बाद हम दूसरी बीमारी की बात करेंगे, लेट ब्लाइट। तो लेट ब्लाइट जिसे हम पछेती झुलसा कहते हैं, फाइटोप्थोरा से होने वाली फंगस से बीमारी है ये। इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो पौधे के किसी की नहीं भी कहीं से भी शुरू हो सकती है, किसी भी पत्ते से, चाहे ऊपर के चाहे नीचे के, और पौधे के पत्ते की जो पत्ते की किनारियां हैं वो आपको काले धब्बे उसमें दिखाई देते हैं।
साथ ही साथ जो पेटियोल है जहाँ से फ्लावर जुड़ा हुआ है वो भी आपको नीचे झुका हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ ही आपका पूरा अगर बीमारी फैलती है तो ये स्टेम पर भी आपको दिखाई देंगे धब्बे, और साथ ही फल पर भी दिखाई देंगे। और यह बीमारी इतनी घातक है कि अगर इसको सही मौसम मिलता है पनपने के लिए और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कोई केमिकल स्प्रे नहीं कर पाए, तो लगभग हफ्ते भर में भी पूरा खेत आपका काला पड़ जाता है। तो इस बीमारी को रोकने के लिए भी बायर का एक फसल चक्र जो है हमें सुरक्षा चक्र बनाना है। सबसे पहले हमने एक इन्फिनिटो का स्प्रे करना है। इन्फिनिटो आप 120 ml प्रति बीघा के हिसाब से अपने खेत में स्प्रे करें। इसके बाद आपने जैसा मैंने बोला सीवियरिटी को देखते हुए, अगर बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं है तो लगभग 10 से 15 दिन बाद, और अगर बीमारी शुरू हो चुकी है तो आप लगभग 5 से 6-7 दिन में अंतर पे आप दूसरा स्प्रे करें मेलोडी डुओ का। और इसको आपने 120 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से अपने खेत में स्प्रे करना है। और फिर तीसरा स्प्रे आपने अगेन इन्फिनिटो का करना है। तो इन्फिनिटो, मेलोडी डुओ और इन्फिनिटो, इस तरह से हमने एक चक्र, सुरक्षा चक्र अपने पौधे के लिए अगेंस्ट लेट ब्लाइट तैयार करना है। तो इस तरह से करते हैं तो हम लेट ब्लाइट में भी हम इसको रोकने में सफल हो सकते हैं। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी का जिक्र किया जिसे हम बैक्टीरियल विल्ट, या फार्मर बोलते हैं कि सूख गया है मेरा पौधा। तो क्योंकि नाम से विदित है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो ये बीमारी जनरली मिट्टी में ही आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वहीं से वो बीमारी आपके पौधे को लगती है हर साल। तो हमारे जनरली सभी फार्मर के चिन्हित हैं वो खेत, कि उन्हें पता है कि यहाँ पर बैक्टीरियल विल्ट की समस्या मेरे इस खेत में है। तो जनरली क्या है, अगर जो बेस्ट देखें, इसके लिए कोई परफेक्ट केमिकल नहीं है कि जिससे हम केमिकल स्प्रे करें और बैक्टीरियल विल्ट की समस्या से निदान पा लें। तो इसके लिए या तो हमें एक समुचित प्रयास करने पड़ेंगे, या दूसरा हम कह सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन बेस्ट तरीका है, कि हमने खेत में बदल बदल के फसल चक्र अपना एक बनाया, जिसमें हमने टमाटर वर्गीय फसलें जो हैं, चाहे टमाटर है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, इस तरह की फसलें मतलब एक बार ली और उसके बाद फिर हमने दूसरी तरह की फसल ले ली उसमें। या कुछ समय खेत अगर खाली छोड़ने की सुविधा है तो वो खेत खाली छोड़ दिया। तो ये तो पहला तरीका है जिससे हम बच सकते हैं बैक्टीरियल विल्ट से। अदरवाइज अगर हमारे पास ये इतनी सुविधा नहीं है खेत बदलने की या रोटेशन करने की, तो हमने जैसे मैंने कहा एक समुचित प्रयास कर सकते हैं। तो जिस समय हम अपने खेत में FYM का प्रयोग कर रहे हैं, गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं खेत तैयार करते समय, तो हमने मान लीजिए 1 बीघा में हमने एक निश्चित खाद रखी है कि इतनी खाद मैं अपने 1 बीघा में डालने वाला हूँ। तो उस खाद को हमने उपचारित करना है। ट्राइकोडर्मा एक हमारी मित्र फफूंद है, उसके साथ साथ स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया, ये दोनों पाउडर फॉर्म में बाजार में उपलब्ध हैं। हमने अपनी उस गोबर की खाद में इन पाउडर को मिलाना है। तो 1 बीघा में लगभग 400 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 400 ग्राम स्यूडोमोनास हम ले सकते हैं। ये वाइट पाउडर हमने अच्छी तरह से अपनी खाद में मिक्स किया और खाद में स्प्रिंकल किया वाटर, मतलब थोड़ा नमी बनाई खाद में, और उसको अच्छे से अपना पन्नी से ढक दिया। तो इससे क्या होगा कि जो माइसीलियम ग्रोथ है, जो ग्रोथ हमने जो फफूंद और बैक्टीरिया डाले हैं, उनकी ग्रोथ पूरी अपने FYM में अपनी खाद में फैल जाएगी। और ये प्रक्रिया हमने जैसे हमने आज मिलाया है गोबर की खाद के साथ, तो लगभग 2 हफ्ते तक उसको ढककर छोड़ देना है। और ऐसी हमने खाद का प्रयोग अपने खेत में करना है, उसको अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स कर लें। तो जो शुरुआती तौर पर जो समस्या आती है पौधे की जड़ गलन संबंधी, तो उनमें रोकथाम मिलती है। साथ ही बैक्टीरियल विल्ट को भी कुछ हद तक रोकथाम मिल सकती है। इसके साथ ही जब आप अपने पौधे की रोपाई कर रहे हैं टमाटर की, तो उसकी सीडलिंग को हमने डिप करना है स्टेप्टोसाइक्लिन के सॉल्यूशन में। तो यह लगभग हम 2 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से जो हमने सॉल्यूशन बना सकते हैं, और उसमें अपना सीडलिंग डिप करके उसके बाद उसे खेत में रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक और सजेशन है, जैसे कि जो बैक्टीरिया है उसके लिए या तो हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं मारने के लिए, या जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है कॉपर के। तो जो कॉपर भी बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक है। तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से ड्रेंचिंग कर सकते हैं, लगभग 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम इस्तेमाल कर सकते हैं खेत में ड्रेंचिंग के लिए। तो जब इस तरह के सारे समुचित प्रयास करेंगे तो कुछ हद तक बैक्टीरिया की डिजीज
को हम रोकने में सक्षम हो सकते हैं। ये मतलब ये भी 100% सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ बहुत हद तक आपका सफलता इसमें प्राप्त होगी बैक्टीरियल विल्ट के अगेंस्ट। तो इस तरह से आप अपनी खेतों में बीमारियों को रोकथाम कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने सब कुछ किसानों को बताया सर, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे साथ यहाँ पार्ट लिया। और मैं देखने वाले सभी किसान बंधुओं से गुजारिश करूंगा कि हम ऐसे आयोजन समय समय पर करते आए हैं। अंसल टमाटर से रिलेटेड और भी हमारे फसलों से रिलेटेड हम आयोजन करते आए हैं। आप उसका लाभ ज़रूर लें। आपको ये सूचित करता हूं कि अंसल बीज अभी सारे विक्रेताओं के पास उपलब्ध है और आप वहां से जाकर अंसल बीज खरीद सकते हैं। और आगे आने वाले अंसल के सीजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।